नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल। आज बात बिहार की, जहां पर सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही है। वैसे तो सियासत सिर्फ कुर्सियों का खेल नहीं, ये भरोसे, प्रतिनिधित्व और पहचान का भी सवाल है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ नेता नहीं, वो सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ते बल्कि समाज भी छोड़ देता है साथ। वक्फ बिल को जेडीयू के समर्थन देने से उनके 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेडीयू का दावा है कि इन नेताओं का स्तर इतना बड़ा नहीं था कि इससे पार्टी और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कोई असर पड़ता। इस बीच में बीजेपी ने जेडीयू के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह कि क्या इससे बिहार की सियासत में कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या मुस्लिम नेताओं के साथ छोड़ने से मुस्लिम वोटर और नीतीश से वो छिटक जाएंगे? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। संसद में वक्फ बिल पास हुए जितने दिन नहीं हुए, उससे ज्यादा नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 मुस्लिम नेताओं ने बिहार में जेडीयू को बाय बाय कर दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर के पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन, पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी और पूर्व युवा जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष तबरेज हसन शामिल हैं। इन नेताओं का आरोप है कि जेडीयू ने वक्फ बिल पर न तो विरोध जताया, न ही मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को सदन में उठाया। वहीं जेडीयू इन नेताओं के आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं, लिहाजा जेडीयू भी इन इस्तीफों की गंभीरता को समझती है। वैसे तो जिन चेहरों ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, उनकी शायद ही जमीनी स्तर पर पकड़ थी, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए जेडीयू ने उन मुस्लिम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा जो पार्टी के हक में अपनी आवाज बुलंद कर सके। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, क्या उल्लेख इसमें आपने किया है? क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद। मीडिया के सवाल पर हालात ऐसे हुए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोकनी पड़ी। यानी कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त हिल गई है। ये लोकतंत्र है और आज आप किसी को कैसे जबरदस्ती बिठा सकते हैं? पार्टी के समर्पित नेता हैं ये लोग। लंबे समय से बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर काम किया है। भावावेश में कई बार कुछ बातें निकलती हैं, लेकिन जब बिल पर भ्रांतियां मिटी हैं तो उन सबको लगता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही, अब इस बिल में जो हमारे सुझावों के समावेश के बाद कुछ भी ऐसा नहीं जिससे अल्पसंख्यक तबके को कहीं से भी भयाक्रांत होने की जरूरत है या आतंकित होने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड ने तेजस्वी यादव को हथियार की तरह सियासी इस्तेमाल करने का मौका दिया है। 3 नेता इस सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था,
सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। रहना हम तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया कि कर क्यों दे रहे हो, नहीं करोगे तो रहना है ना एमएलसी। जेडीयू की सहयोगी बीजेपी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू कहते हैं कि इससे पसमानदा मुस्लिमों का काफी फायदा होगा। क्या हमारे यहाँ कहावत है, बड़े बड़े को टोप नहीं और फलाने को पैजामा, समझ गए ना। तो यहाँ विरोधी हमेशा एनडीए को उखाड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन एनडीए का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड में ये संशोधन किया गया है, हम इसके लिए अपने माननीय गृह मंत्री महोदय का लाख लाख अभिनंदन करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश का असली लौह पुरुष अगर कोई है तो वो अमित शाह जी है, जिन्होंने जिस मजबूती से इसमें संशोधन किया। इससे बड़ा फायदा मुसलमान, जो गरीब मुसलमान भाई हैं, जो पसमानदा मुसलमान है, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए कि कुछ वर्ग इसमें बैठ करके इसका अतिक्रमण किए हुए थे, इसके सारे पैसे को खाने में लगे हुए थे। अब इसका सही सदुपयोग होगा। अभी तक वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग हो रहा था और कांग्रेस के सरकार में इसे असीमित पावर दिया गया था। जिस तरह वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार की सियासत में काफी उठापटक चल रहा है। एक नजर पिछले विधानसभा के चुनाव पर भी देख लें कि आखिर मुस्लिमों ने किस पार्टी गठबंधन को खुलकर वोट किया। 2020 में मुस्लिम समाज का वोटिंग पैटर्न एनडीए 5%, महागठबंधन 76%, एलजेपी 2%, अन्य 17%। ये आंकड़े बताते हैं कि जिस समाज के लिए नीतीश कुमार ने अब तक काफी कुछ किया है, उस समाज ने पिछले चुनाव में नीतीश से कन्नी काट लिया। एनडीए को महज 5% वोट मुस्लिमों ने दिया, वहीं महागठबंधन को 76%, एलजेपी को 2% और अन्य को 17% वोट दिया गया। यानी वोटों के अंकगणित में जेडीयू से जिन नेताओं ने साथ जोड़ा है, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आता है। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। सहरसा से धीरज कुमार सिंह, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब नाराज जेडीयू नेता कह रहे हैं कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल जी जुड़े हैं, प्रोफेसर चितरंजन गगन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू प्रवक्ता, और एलजेपीआर से हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जुड़े हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनते ही, जैसे ही आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी, इस वक्फ बिल को वो डस्टबिन में डाल देंगे। वक्फ बिल को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस प्रकार सीए एनआरसी को रोका, उसी प्रकार इसे भी रोक देंगे और बिहार में इसे खत्म कर देंगे। सुनाते हैं आपको। कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही। और जो बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, बिल्कुल फ्रेश की, जैसे ही सरकार बनेगी डस्टबिन में डाल देंगे इस बिल को, जैसे सीए एनआरसी के समय किया था। आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, 9वीं पास व्यक्ति को संविधान का ज्ञान हो जरूरी तो है नहीं। अब केंद्र के कानून को, जो संसद में पारित कानून है, उसको विधानसभा में जो है आप पलट देंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, ये 9वीं फेल संविधान ज्ञाता ही कह सकता है। कोई समझदार व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा। तो श्रीमान तेजस्वी यादव ने आज इस तरह का बयान देकर यह सिद्ध कर दिया कि नॉन मैट्रिक आदमी जब संविधान की भी समझ नहीं रखता है, वो उप मुख्यमंत्री पद पर पिता की कृपा से बैठ तो जाए, लेकिन ना उसको शासन का ज्ञान होता है, ना प्रशासन का ज्ञान होता है, न विधान का ज्ञान होता है, न संविधान का ज्ञान होता है। यह श्रीमान तेजस्वी यादव के बयान से स्पष्ट हो गया। एक रिएक्शन प्रोफेसर चितरंजन जी आपसे, कह रहे हैं कि संविधान का ज्ञान नहीं है, वहां सेंटर संसद से पास हुआ, पारित, अभी तो चूंकि बिल ही अभी कानून नहीं बना है, लेकिन आप बिहार सरकार में बनते ही कैसे बदलेंगे उसको? नहीं, अब प्रेम शुक्ला जी अभी नौवीं कर रहे हैं, जैसे कि इन्हीं की कृपा से
तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने। जब चुनाव हुआ था तो बिहार के सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, और जो है सो सबसे ज्यादा वोट से उन्होंने राघोपुर से जीतने का काम किया था, और उनके नेतृत्व में 110 सीट पर महागठबंधन ने चुनाव जीता था। अभी भी नौवीं जो है सो हम अगर सवाल करें तो फिर जो है सो आपको भी आपत्ति होगी। मैं अगर पूछ दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का डिग्री अब तक क्यों नहीं दिखाया गया, तो प्रेम शुक्ला जी को तकलीफ होगा, आप भी राजीव जी कहिएगा कि जैसे क्या ये बात करने लगे। तो जो है सो जिस बिंदु पर आप चर्चा सवाल किए उस पर तो बोलने के लिए इनके पास में कुछ है नहीं। जो भी मुद्दा है, मुद्दा से बराबर भटक कर जो है सो इधर उधर की बातें करेंगे, जो है सो केवल डिबेट का समय इधर से उधर करेंगे, सही मुद्दा पर कहीं बोल नहीं सकते। और हम लोग तो कहे ना कि जैसे कि अगर हम कोई काउंटर सवाल कर देंगे तब बस बताएं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी का डिग्री क्यों नहीं अब तक दिखाया गया। कृपा करके बताइए ना विधानसभा में कैसे उसको पलट देंगे। चलिए, प्रधानमंत्री डिग्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी, लेकिन नौवीं पास है कि नहीं है, नॉन मैट्रिक है कि नहीं, तेजस्वी यादव नॉन मैट्रिक है कि नहीं, इतना काहे चिढ़ गए? कैसे बदल देंगे मुझे बताइए ना। विधानसभा में कौन से विधानसभा देंगे? संविधान की धारा बताइए, आप बताइए ना, आप बड़े पढ़े लिखे लोग। संविधान की किस धारा से जो है संसद में पारित कानून को बिहार विधानसभा पलट देगा? बताइए। प्रेम जी सुन लेते हैं, 20 सेकंड लौटेंगे। चित्ररंजन जी 20 सेकंड में बताइए कैसे करेंगे विधानसभा से आप? हाँ, हिम्मत डस्टबिन में कैसे नहीं सुनेंगे? संविधान की दुहाई देते थे, संविधान की हत्या हो रही है अनुच्छेद 26 की, सीधे बताइए ना संविधान कौन सी प्रक्रिया है? सुन लीजिए, संविधान की बात आप करते हैं, विधानसभा में कैसे पलट देंगे? संविधान की हत्या करने वाले विधानसभा से कैसे पलट देंगे? ठीक है, विधानसभा से कैसे पलट देंगे? बस यही अनुच्छेद 26 का नौवीं फेल का जो प्रवक्ता भी फेल ही हो गया। संविधान की बात करते हैं, आप समझिए, पहले राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड बनती है, इसलिए उसमें राज्य ही नॉमिनेट करती है। राज्य का स्टेट का जो वक्फ बोर्ड होता है उसमें राज्य कानून कैसे डस्टबिन में डाल देंगे? समझ लीजिए, समझ लीजिए आप कानून कैसे पलट देंगे चित्ररंजन बाबू? अरे कानून न है भाई, बताइए ना, कानून कैसे पलट देंगे? कानून न है कि राज्य कैसे पलट देंगे? विधानसभा कैसे पलट देंगे? कैसे पलट देंगे? अरे कानून अरे प्रेम जी उनको 10 सेकंड तो दीजिए, उनको बताने दीजिए कैसे पलटेंगे। वो कह रहे हैं कि राज्य का मामला है, जमीन तो राज्य का मामला है। ये जेडीयू ने भी कहा था कि भाई हमारी सिफारिश के राज्य का मामला है, और ये हमारी सिफारिश, हमारा सुझाव माना भी गया है। वो कह रहे स्टेट का मामला है। हाँ नहीं राजीव जी, वक्फ बोर्ड जो है सो राज्य में बनता है और राज्य सरकार ही उसमें नॉमिनेट करती है। इसलिए जब सरकार हमारी बनेगी, सरकार बनेगी तो आप डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, हम दूसरे मेहमानों की तरफ चलते हैं। अभिषेक जी आपके पास। अभिषेक जी, इतना अच्छा अगर बिल है, इतना अच्छा ये पूरा का पूरा प्रस्ताव था, तो मुस्लिम नेता एक एक करके छोड़ के जा क्यों रहे हैं? मुस्लिमों में इतनी नाराजगी क्यों है, और क्यों वो कह रहे हैं कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है? तो क्या मुस्लिमों की उम्मीद डगमगाई है जेडीयू से? मैं भी इस पे 2 लाइन कह देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और किन मुस्लिम नेताओं की बात आप लोग कर रहे हैं? चलिए, पूरी मीडिया का ध्यान इस देश में आकृष्ट हो गया हमारी ही पार्टी की तरफ। जिन मुस्लिम नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लगातार हम लोग पार्टी के अंदर एक्टिव रहते हैं। मुझसे अगर आप पूछ देंगे ना कि उन मुस्लिम नेताओं को आप ठीक से पहचानते हैं, तो मैं आपको 9 में जवाब दूंगा। देखिए, पार्टी बड़ी होती है, एक एक कार्यकर्ता सम्मानित होता है, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता वही होता है, समर्पित कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी लाइन के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ रहे। और एक कसीम अंसारी आप नाम चला रहे हैं, उस व्यक्ति के विषय में जब मैंने मालूम किया तो हमारे ही गृह जिले से कभी वो हमारी पार्टी में थे, अब तो हमारी पार्टी में भी नहीं है, और एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े। बहुत रिमार्केबल बात आपको बता रहा हूँ। 3,21,000 के आसपास ढाका विधानसभा वोट में विधानसभा में वोट कास्ट हुए, और उसमें महज इस व्यक्ति को 499 वोट आए। उनको चाहे एक वोट आया हो, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? मतलब अगर वोट नहीं पा सके तो आपकी पार्टी के नेता नहीं, उनका विचार नहीं है भाई। नहीं। और शहनवाज मलिक, मोहम्मद तबरेज, सिद्दीकी अली, मोहम्मद दिलशान, ये सब कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर, अरे मुझे बोलने का आप मौका देंगे राजीव जी तो मैं शायद स्पष्ट कर पाऊंगा स्थिति। अभी वो कन्हैया कुमार जी के साथ घूम रहे थे, वो तस्वीरें वायरल हुई। खैर, इससे इतर
जो हमारी पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, जो हमारी पार्टी में एक स्टैंड रखते हैं, जिनका लोगों पर प्रभाव है, उन लोगों ने साफ तौर पर आकर स्पष्ट कर दिया, बता दिया कि भाई पार्टी ने, हमारे नेता ने खासकर मुस्लिम समाज के लिए कितना काम किया है, कितना अच्छा माहौल इस बिहार में तैयार किया है। 110 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है वक्फ के लिए और उनके विकास के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए बजट का प्रावधान हमारी पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये सारी चीजें हैं जो मुस्लिम समाज के लोगों को प्लीज करती हैं। मैंने शुरू में भी कहा है कि मैं मान लिया, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि बहुत काम हो रहा होगा मुस्लिमों के लिए, वो ठीक है एक तरफ, लेकिन वक्फ बिल पर क्या मुस्लिम नाराज नहीं है? और डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और उसमें भी ये उजागर हो गया कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं बोले जो बाकी नेता वहां बैठे हुए थे? मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए होता क्या है, मैं यहां बैठा हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए ना, प्रवक्ता के ही नाते, और जो लोग वहां बैठे थे उन लोगों ने भी जवाब दिया। लेकिन होता यह है कि अब सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक निहित समय होता है। अब सवाल आप पूछने लगे सुबह से लेकर शाम हो जाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरा, एक मिनट रुक जाइए, आपने कहा डैमेज कंट्रोल, क्या डैमेज कंट्रोल होगा? भाई हमारी पार्टी के बारे में गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि जिला स्तरीय नेता कोई अगर इस्तीफा देकर के वीडियो पोस्ट कर दे और सब लोग उसको हाइप दे रहे थे, देश की मीडिया कवर कर रही थी, तो ऐसे में तो कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है ना कि हमारी पार्टी में एक से एक कद्दावर अकलियत समाज के नेता हैं जिनको स्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया, जमा खान साहब को मंत्री बनाया। कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से छोड़कर हमारी पार्टी में आते हैं, उनको एमएलसी तक बनाया, सबको अलग पहचान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दी, और वो लोग भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो होता यह है कि एक छोटे से परसेप्शन से, वो कहते हैं ना कि तिल का ताड़ बनाना, ये तिल तो बड़ी करीबी से आपको दिख रहा है, लेकिन ये ताड़ का जो बड़ा पेड़ है वो नहीं दिख पा रहा है लोगों को, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। चित्रंजन जी कह रहे हैं कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, कोई नाराजगी नहीं है। एक लाइन में कंप्लीट कर दूं, एक लाइन कंप्लीट कर दूं, मैं एक लाइन कंप्लीट कर दूं। अगर हमारी पार्टी से कोई मुस्लिम समाज, अकलियत समाज के नेता आकर ये बातें नहीं कहते तो आप ही लोग कहते कि बाप रे बाप भगदड़ मच गई है जतियों में, कोई बोलने बताने वाला नहीं है कि आखिर लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जब चिन्हित और फेमस अकलियत समाज के लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका भी तिल का ताड़ बन गया। खैर कोई बात नहीं, हम आपको चित्रंजन जी कह रहे हैं कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि भाई जबरदस्ती उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा के, तेजस्वी कह रहे हैं कि जबरदस्ती बिठाया गया, एमएलसी पद छीन लिया जाएगा इसलिए बिठा दिया गया? नहीं, निश्चित रूप से राजीव जी, गुलाम गौस साहब तो एक शब्द नहीं बोले जिन्होंने खुलकर विरोध किया था। अब उनको धमकी दिया गया कि अगर आप इधर कीजिएगा तो आपका एमएलसी पद चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं यह कह रहा हूं कि आदरणीय नीतीश जी आज जब उनसे प्रेस वालों ने पूछा, एक शब्द नहीं उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, हंसते हुए प्रणाम करके पत्रकारों को चले गए। अब इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता है? एक मिनट क्या इशारा? एक मिनट नहीं अगर जो है सो इस पर अगर वो देखिए सुनिए चित्रंजन नहीं अभिषेक जी उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने नीतीश जी पर सवाल उठाया है। नहीं, देखिए स्थिति यह, आज जनता दल की स्थिति यह है कि अब केवल नाम कहने के लिए जनता दल है, नीतीश जी सिंबल हैं, कंप्लीटली भाजपा के ग्रिप में चली गई है। जो लोग भी अभी जनता दल पर हावी हैं वे सभी जो है सो केवल औपचारिकता बाकी है, अनौपचारिक रूप से सभी के सभी भाजपाई हो गए हैं, चाहे वे संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो। और नीतीश जी को तो साफ इन्होंने माइनस कर दिया है, नीतीश जी तो कहीं है ही नहीं। अब इन लोग के दबाव में इन्होंने धमकी दिया उनको कि अगर आप जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठिएगा। जवाब क्यों नहीं दिए प्रेस वालों को? क्यों नहीं गुलाम गौस साहब तो जो है खुलकर विरोध किए थे, गुलाम गौस साहब से क्यों नहीं बुलवाया गया? अब लाख आप कुतर्क दीजिए, आप जो यह कह रहे हैं कि हाँ साहब हमने जो रखा उसमें सजेशन, हमारे सजेशन को मान लिया गया। कौन सा सजेशन आपका मान लिया गया? आप बताइए, अनुच्छेद 26 का जो है सो अवहेलना हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए जो है सो अब जो है सो सीधे डीएम जो है
तो कोई भी किसी भी मैं जवाब दे दूंगा, बहुत बातें इन्होंने कह दी। ठीक है चित्ररंजन जी, इससे प्रेम जी से भी मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन चूंकि आपने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए तो अभिषेक आपको आपसे 20 सेकंड में बस अपनी बात रखिए, दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। 20 सेकंड धीरज रखिए, धीरज रखिए। जिन गुलाम गौ साहब का ये जिक्र कर रहे हैं, बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से, राष्ट्रीय जनता दल से हमारी पार्टी में आए और एमएलसी बनाकर नीतीश कुमार जी ने सम्मान। अरे वैसे बहुत लोग हैं, सम्राट चौधरी यहाँ से जनता दल में नीतीश जी झूठ, फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, नहीं फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, फिर मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है, शांति से सुनिए। तेजस्वी यादव जी से बड़ा कोई झूठा नेता है बिहार में? तेजस्वी यादव जी से बड़ा कोई झूठा नेता है? कोई बड़ा झूठा नेता है? अरे क्या मजाक बनवा रहे हैं अपना भाई, क्या मजाक बनवा रहे हैं कि देश की संसद से कानून पारित होगा और डस्टबिन में फेंक देंगे? अरे भाई आप अपनी राजनीतिक सूझबूझ को इस तरह से क्यों उजागर कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी अपनी फजीहत करवाते हैं और आप लोग उनको डिफेंड करने आते हैं। हद है भाई, आप लोग तो बधाई के पात्र हैं कि हमारे झूठ नहीं बोलते हैं। और तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं? संसद से पारित कानून को, संसद से पारित कानून को सीधा लाएंगे और विधानसभा में डस्टबिन में फेंक देंगे और वो कानून समाप्त हो जाएगा। अब क्यों छुपा के रखे? मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी जब बिहार के युवाओं को रिप्रेजेंट करते होंगे तो एक एक युवा सर पकड़ लेता होगा। चित्ररंजन गगन जी एक एक युवा सर पकड़ लेता होगा और हर युवा को आप दोनों साथ साथ बोलेंगे लेकिन बात दोनों की नहीं आ पाएगी। दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। आपके पास थोड़ा सा आप धैर्य रखिए चित्ररंजन जी, अभिषेक जी, लौटता हूं आपके पास। अतुल जी आपके पास आते हुए, ठीक है, नहीं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आपकी बात सुनी जाएगी, पूरी डिबेट में सुन रहे हैं। अतुल जी, क्या वक्फ बिल पर मुस्लिमों का भरोसा जेडीयू से डगमगाया है? अतुल जी, वो तो स्पष्ट तरीके से दिखता है, वक्फ बिल से, जेडीयू से नहीं, इस देश के सरकार से भी जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाया है, पूरे देश में दिख रहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि वो लैंड का करने वाले क्या है। जिस दिन पास हुआ दूसरे दिन अखबारों में यूपी के आता है कि 98% लैंड वक्फ की जो है वो निकल जाएगी, वो जो है सीधी गवर्नमेंट लैंड हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने कहा कि हम सुधार करने वाले हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हैं। कैसे भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हैं? आपने तो जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट था 2 साल का, उसको सिंपल बना दिया, सामान्य वर्ग में ला लिया उस इम्प्रिजनमेंट को। आपने जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था उसको आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, एनसी कर दिया, जिसको बड़े पॉपुलर तरीके से एनसी कहा जाता है। आपने जो नॉमिनेटेड जो इलेक्शन की प्रोसेस थी वक्फ बोर्ड पे चुनाव करने की, वो आपने उसको नॉमिनेटेड प्रोसेस कर दी और वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के अधिकार निकाल के आपने कलेक्टर के हाथ में दे दिए। पहले भी लैंड लेने के लिए जो सर्वे कमिश्नर है, विच इज हायर पोस्ट दैन द कलेक्टर, उसके पास वो रखना पड़ता था। वो सर्वे कर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये लैंड वक्फ के तभी ले सकती है। इसमें क्रांतियां फैलाई गई। 2013 में आदरणीय अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, जेटली जी थे, बड़े बड़े नेता थे और कंसेंसस से बिल पास हुआ था। जब बड़े पैमाने पर इफेक्ट होता है तो कंसेंसस से बिल पास करने के एक तरीका था जो 2014 के बाद चला गया। लैंड एक्विजिशन बिल भी कंसेंसस से पास हुआ था। 4 ऑर्डिनेंस लाए, फिर बिहार का चुनाव हारने के बाद वो भी ऑर्डिनेंस पीछे ले गए। में मत देखिए, मठों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। महाराष्ट्र में मंदिर की लैंड एक मंत्री ने इनके ली है, उसकी केस चल रही है। तो सवाल लैंड का है और सवाल है फंडामेंटल राइट का। तो आर्टिकल 13 देता है अधिकार, अगर फंडामेंटल राइट पे कुछ होता है एनक्रोचमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट को वो अधिकार देता है। रही बात चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटी सब्जेक्ट की, तो ये मिक्स सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है। तो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेकर जा सकते हैं। अब ये एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है वो छेड़ी जाएगी। प्रिवेल तो सेंट्रल पार्लियामेंट का एक्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मिक्स सब्जेक्ट में अगर स्टेट को लगता है कि फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट है तो आर्टिकल 13 के अंदर वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हो सकते हैं। वैसा शायद रिजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट पास भी कर सकता है। तो केवल पढ़े लिखे, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक ही डिग्री थी, एक ही एचओडी थे, एक ही चेकर थे, एक ही पढ़ाने वाले थे, ये भी हमको मालूम है। किसी को इतना बेइज्जत करने की जरूरत नहीं पढ़ाई को लेकर। कितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है और कहां पे। सवाल यही है प्रेम जी, इस पर आपने, ठीक है अतुल जी लौटता हूं, प्रेम जी इस पर आपका रिएक्शन जी। देखिए ऐसा है, अब वक्फ बिल में संशोधन करने का अधिकार संसद को है कि नहीं है। संसद में 1913 से लेकर 2013 तक तमाम संशोधन हुए, वो संवैधानिक थे। लेकिन 2025 में संशोधन हो गया तो असंवैधानिक हो गया। तो संविधान की इतनी सीमित समझ रखने वालों से क्या बात की जाएगी। अब आप सर्वोच्च न्यायालय गए हैं ना,
सर्वोच्च न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, तब तक काहे परेशान है। और जहां तक डिग्री की बात है, 5वीं पास और सुप्रीम कोर्ट में बालाकृष्णन की बेंच के सामने श्रीमती सोनिया गांधी के वकीलों ने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी से कि दया कर दो हमारे ऊपर, हम भविष्य में अपनी डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की क्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ 5वीं पास है नेता। ये सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी सोनिया गांधी, कम से कम कि उसकी पार्टी के लोग किसी की शिक्षा और डिग्री पर बात करते हैं तो स्वयं की हंसी कराने के अलावा कुछ नहीं करते। बालाकृष्णन की अदालत में बाकायदा माफी मांगी गई और कहा गया कि हम भविष्य में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंग्लिश भाषा के हम जो हमारा जो क्लेम है वो भविष्य में नहीं करेंगे। इसके दस्तावेज भेज देता हूं मैं, दस्तावेज भेज देता हूं, ऐसी वैसी बात नहीं करता, वेरीफाइड बात करता हूं मैं। और उसके बाद जो है आप बातें कर रहे हैं, जहां तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ बिल में किसकी जमीन कैसे कोई कब्जा कर लेगा भाई? आप जो है 18 लाख एकड़ जमीन 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो ये कहते हैं कि मुसलमानों की हालत खराब हो गई, वो 21 लाख एकड़ दान करने की स्थिति में कैसे आ गए? जब मुसलमानों की स्थिति आपके क्लेम के अनुसार, इंडी अलायंस का क्लेम है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुसलमानों का बहुत उत्पीड़न हुआ, उनकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन वो 10 वर्षों में जो 100 वर्षों में जितना लैंड जो है वक्फ को दान नहीं गई थी, उससे अधिक लैंड दान में चली आई 21 लाख एकड़। तो 21 लाख एकड़ क्यों दान में आ गई? 20 सेकंड में आपको जिसका जवाब फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। लैंड बढ़ कैसे गई अगर प्रताड़ित किया जाए? हाथ रखा और कहा कि हमारी 20 सेकंड जल्दी अतुल जी। देखिए, इमरान मसूद हमारे सांसद है, उन्होंने संसद में जब सवाल उठाया, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं कुछ भी बोल सकते हैं जो प्रेम जी बोल रहे हैं, मैंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट नंबर 28 बता दिया। सबूत के साथ बात करता हूं, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, सबको पता है क्या है। तो सवाल ये है कि लैंड कैसे बढ़ी? तो उन्होंने कहा कि जो लैंड पहले एक इसमें पकड़ा जाता था, ईदगाह हो, इमामवाड़ा हो, मस्जिद हो, उसको डिवाइड करके किया गया, इसलिए वो बड़ी है। इसका जवाब दो, ऑथेंटिकेट करो बोला, हर बात का ऑथेंटिकेशन मांगा था, ऑथेंटिकेशन किसी बात पे नहीं किया। हुलूल जुलूल जो है हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के ऊपर अनुराग ने ये किया, आरोप किया, फिर उसको पीछे हटना पड़ा उससे। तो ये ऐसी ही बातें, इन्होंने जितने आरोप किए आज तक एक भी साबित नहीं हुआ, कंसेंसस से पास हुआ। सारे आप कह रहे हैं कि आरोप पर साबित कुछ नहीं हुआ। अरविंद जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए माफी से थोड़ा देरी से आपके पास आया, लेकिन अरविंद जी, हाल के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि रिस्क ले लिया आप लोगों ने वक्फ बिल को सपोर्ट करने का, वो भी बिहार चुनावों से पहले? क्या नुकसान पहुंचा सकता है ये? नहीं, नुकसान का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये 2013 का जो इनका अमेंडमेंट है, इन्होंने 56 अमेंडमेंट किए थे पाटिल साहब ने, उसमें इतनी कमियां हैं, तो अगर सरकार उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है तो उसमें इनको क्या ऐतराज है? इनको ये प्रूव करना पड़ेगा जनता के बीच में जाके कि ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट पे ये गलती है, ये गलती नहीं है, और नहीं तो हम करेंगे। देखिए, हम लोग प्लीज एक सेकंड, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इन्होंने क्या किया था कि जो सेक्शन 40 है 95 एक्ट का, उसमें क्या वर्डिंग है कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं। मतलब बोर्ड को ये अख्तियारात हैं कि वो उसको, एक सेकेंड प्लीज पाटिल साहब, आप समझदार आदमी हैं, देन यू आंसर इट। सेक्शन 40 है ना 95 एक्ट का, उसमें क्या लिखा है आपने? उसमें ये लिखा है कि ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द बोर्ड दे कैन क्लेम इट एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, एंड उसी के बेस पे। अरविंद जी, देखिए, अब वक्त पर तो बातचीत हो गई, वो संसद से पास भी हो गया, वो तो पास हो गया ना संसद से। लेकिन अभी सवाल ये है, अभी सवाल ये है कि क्या बिहार में इससे नुकसान हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? बड़ा रिस्क ले लिया आपने, क्योंकि मुस्लिम नाराज हैं बताया जा रहा है। अरविंद जी, मुस्लिम का, देखिए हम लोग तो जाने जाते हैं मुस्लिम। 2005 याद करिए ना, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, तब हमने स्टैंड क्या लिया था, चाबी हमारे पास थी चीफ मिनिस्टर बनाने की, 29 एमएलए थे, हमने कहा मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए, तो नहीं बना। नीतीश कुमार, जो लालू प्रसाद यादव थे, तो उसके बाद सरकार गिर गई थी और दोबारा चुनाव हुए थे। हम ही खैर ख्वाह हैं मुस्लिम के, हम ही डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमने इसमें क्या डाला है, इसका पर्पज क्या है? जो वक्त का पैसा आता है उसका पर्पज क्या है? एक सेकंड, फिर बोलने लग गए बीच में, सुनने दो ना जी। हमने इस नए अमेंडमेंट में एक बड़ी जबरदस्त चीज डाली है कि ये पैसे का इस्तेमाल किसके लिए होगा। पाटिल साहब पढ़ लो ना, सेक्शन 3C1 पढ़ो ना, क्या लिखा है उसमें लिखा है कि बेवा के लिए होगा, महिला के लिए होगा और यतीमों के लिए होगा।
आपने डाला था कि जरा बताइए मुझे जवाब। हाँ बिल्कुल था, झूठ मत बोलो। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। चचा जान झूठ बोल रहे हैं आपने तो क्या किया था, चचा जान झूठ बोल रहे हैं आप। सेक्शन 3 and 4 वो भी छीन ली थी आपने, तो आप कैसे एक्सपोज कर देंगे, हम कंप्लीटली एक्सपोज कर देंगे कि हर मुद्दे पे आप गुमराह करते हो, देश में विभाजन करने की बात करते हो, देश में उकसाने की बात करते हो। अब ये चलने वाला नहीं है। अब कानून के हिसाब से सब चीज चलेगी। ये नहीं होगा कि जिस पर ये प्रॉपर्टी को वर्क कर लिया, रजिस्टर्ड डीड होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर वक्त में प्रॉपर्टी जाएगी, और अगर कोई क्लेम करेगा तो ट्रिब्यूनल को पावर है, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट को भी अपील करने की पावर है। 20 सेकंड पे मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। अतुल जी 20 सेकंड। देखिए सेक्शन 40 में अगर वक्फ ने कहा कि ये लैंड हमारी है, तो सर्वे कमिश्नर जो कलेक्टर के ऊपर होता है, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, उसके वेरिफिकेशन की जरूरत है। उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो लैंड वक्फ को जा सकती है। ये पहले भी कानून था, ये झूठ बोलते हैं। दूसरा इनका झूठ बताता हूं मैं। सेक्शन 3 and 4 ऑफ अमेंडेड एक्ट 2013 व्हाट इट सेज कि वेलफेयर जो है विडोज, डिवोर्सी और ऑर्फन, इनके वेलफेयर के लिए ही इसका पैसा खर्चा होगा। ये तब भी था, आप सब झूठ बताते हो। देख लीजिए, आप देखिए ना, मैंने पढ़ रहा हूं, सामने है ये। अब ठीक है, इसके बिल के प्रावधानों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है। ठीक है, बहुत चर्चा होगी बिल के प्रावधानों पर, लेकिन चित्ररंजन जी वापस बिहार पर आते हुए, ठीक है सर लौटना आपके पास, चित्ररंजन जी के पास चलता हूँ। चित्ररंजन जी देखिए, अगर आप ऐसे कंटिन्यू बोलेंगे फिर मुझे मजबूरन फेड डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मजबूर ना किया जाए प्लीज। ठीक है चित्ररंजन जी, आप पर आरोप यह है कि आप भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं, आप भ्रम फैला रहे हैं, मुस्लिमों में डर का माहौल पैदा करवा रहे हैं, डर का माहौल वक्त को लेकर पैदा करवा रहे हैं। नहीं राजीव जी, हम भ्रम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम ये लोग फैला रहे हैं। अब जो है वक्त में जो है सो नॉन मुस्लिम रहेंगे, नॉन मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा। डीएम को डायरेक्ट, वो तो गृह मंत्री ने संसद में क्लियर कर दिया है ना। नहीं भ्रम तो ये लोग फैला रहे हैं, भ्रम ये लोग फैला रहे हैं पसमानदा के लिए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो इन लोगों का जो है बुनियाद रहा है राजनीति का। तो सवाल है कि पसमानदा कहां से आ गया? अरे जब उसका रहेगा ही नहीं, तब पसमानदा हो या कोई हो, उसकी हित की बात कहां से आप सोच रहे हैं? वह तो संपत्ति उसकी रहेगी ही नहीं, आप तो सब पर छीनिएगा। जो भी मुस्लिमों के माने मस्जिद है, मदरसा है, जो वक्त की जो संपत्ति है, उसको सरकार जो है सो छीनने के लिए यह बिल लाई है, और कुछ नहीं, उसको छीनने के लिए। और गलत करने वालों को आप तो इतना इसमें लिबरल हो गए हैं कि सजा भी जो है सो एकदम बेलेबुल धारा लगा दी है। तो आप गुमराह कर रहे हैं, हम नहीं गुमराह कर रहे हैं। गुमराह आप कर रहे हैं कि हाँ साहब पसमानदा के लिए कर रहे हैं, तो बेवा के लिए कर रहे हैं, तो अनाथ के लिए कर रहे हैं। अरे संपत्ति नहीं रहेगा, आप तो सारा संपत्ति आपने जो उसमें बना दिया है, अब तो सारा संपत्ति सरकार जो है तो जो है छीन लेगी। लेकिन चित्ररंजन जी, आपने प्रेम शुक्ला जी की बात नहीं सुनी। वो कह रहे थे कि हमारी सरकार जब से केंद्र में है, वक्फ की संपत्ति बढ़ी है, घटी नहीं है। या उनकी कृपा नहीं है राजीव जी, या उनकी कृपा नहीं है, या जो उनकी मजबूरी थी, इसीलिए तो यह जो संशोधन लाया गया है, इसीलिए तो यह संशोधन लाया गया है। आप यह बता दीजिए, किसी भी धर्मों का जो न्यास है, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उसमें दूसरे धर्म के किसी को मेंबर बनाया जाता है क्या? बता दीजिए किसी भी धर्म में। लेकिन इसमें गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा, इसमें नॉमिनेट सरकार करेगी। वो लॉ एक्सपर्ट जरूरी नहीं है कि वह जो है सो मुसलमान हो। तो प्रेम शुक्ला जी, ठीक है चित्ररंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, जवाब तो आपको देना ही है, लेकिन एक सवाल साथ साथ में है कि क्या आपने कहीं उलझन में और मुश्किल में तो नहीं डाल दिया एलजेपीआर को और जेडीयू को? बिहार चुनाव से ठीक पहले वक्फ बिल पर समर्थन करने का समर्थन उन्होंने कर भी दिया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जिला स्तरीय और छोटे नेता हैं जो अभी थोड़ा सा नाराज भी हैं, उससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मुश्किल में आपने डाल दिया है। राजीव जी, श्रीमान चित्ररंजन जी कह रहे हैं कि पसमानदा कहां से आए? अरे साहब, पसमानदा इस देश के मूल निवासी हैं, बाहर से मुगल आए थे, पसमानदा का इसमें हित की बात कहां कर रहे हैं? नहीं, जिनको जो पसमानदा रहते हैं, अब बीच में क्या बोल रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं,
बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? चित्ररंजन जी सुन लीजिए ना, बताएंगे ना कि पसमानदाओं के लिए क्या है उस बिल में, बताइए। पसमानदा यहाँ के हैं, उनको हक दिलाना हमारा जिम्मेदारी है और उनको हम हक दिलाकर रहेंगे। पसमानदा को हक मिलेगा और पसमानदा को हक मिलने की बात हुई, इसीलिए जो है जो और अब आप जो है मुसलमानों में पिछड़ा और अगड़ा की बात होगी तो विभाजनकारी है, और हिंदुओं में इसका मतलब आप डिवाइड कर रहे थे इतने दिन तक। अरे भाई मैं इनका बिंदुवार में इनका उत्तर दे रहा हूँ, बीच में क्यों चिल्ला रहे? राजीव जी चित्ररंजन जी ये ठीक नहीं है। देखिए ये परंपरा मैंने बनाई है कि बिल्कुल भी कोई जब हमारा मेहमान बोल रहा होगा दूसरा नहीं बोलेगा। चित्ररंजन जी अभी आप ध्यान से सुनेंगे, वरना मुझे फिल्टर डाउन करना पड़ेगा। आपके मैं तो इनको सुन रहा था। प्रेम जी से कुछ सुनिए तो सही। चित्ररंजन जी आपने लंबी चौड़ी बात की है ना, उन्होंने टोका नहीं, वो कितने धैर्यपूर्वक सुन रहे थे ना। आप प्रेम जी बोलिए। अब नहीं राजीव देखिए आप साफ तौर पर है कि पसमानदा मुझे मजबूरन फिल्टर डाउन करना पड़ेगा। कितना जहर है पसमानदा। आप मुझे कृपा करके बताइए राजीव जी, ये कह रहे हैं कि आप जो है पसमानदा और अशरफी मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं, तो साहब मुसलमानों में अगड़ा पिछड़ा की बात न की जाए, हिंदुओं में उठते ही अगड़ा पिछड़ा करते हैं, फिर ये बोलने लगे। भाई साहब क्या समस्या है इनकी, फिर क्या बोलने लगे? राजीव जी कैसे तरीका है ये? राजीव जी क्या तरीका है ये? चित्ररंजन जी ये सही तरीका नहीं, नेशनल टीवी पे इस तरह से बहस राजीव जी क्या आप उनको कुछ समय तो दे ना सुनने के लिए, आप थोड़ा सुनने का धैर्य रखे। देखिए प्रेम जी बोले वही डाइवर्ट अगड़ा पिछड़ा, अगर अगड़ा पिछड़ा की बात करना फिर बता रहे चिचिया रहे हैं, फिर चिचिया रहे हैं चित्ररंजन जी। आप डाइवर्ट कर देते हैं। चित्ररंजन जी धैर्य से सुनिए, इतना जो है इतना आतुर होना ठीक नहीं है। नहीं आतुर नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा मुसलमानों में बात करना, मुसलमानों में बंटवारा करना है। नहीं मुसलमानों को बंटवारा पूछ रहे हैं, मुसलमानों में बंटवारा करना है, अगड़ा पिछड़ा की बात करना, फिर बोलने लगे भाई साहब। राजीव जी कैसे बात करूं मुझे बताइए? आपका 3 मिनट बिगाड़ा गया, आपके टेलीविजन का 3 मिनट का एयर टाइम एकदम बर्बाद हो गया, और भी बर्बाद करना चाह रहे हैं क्या है? देखिए अगड़ा पिछड़ा की बात अगर मुसलमानों में की जाए तो डिवाइड एंड रूल है, और हिंदुओं में की जाए तो नियम है। गजब की बात करते भाई साहब, ये दो मुहापन हो चित्ररंजन जी, ये दो मुहापन आपके लिए ठीक नहीं है। ये कृपा करके जो है आप जब जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जातियां मुसलमानों में भी हैं, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, उनके पिछड़ों को भी न्याय मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन के माध्यम से मुसलमानों के पिछड़ों को न्याय देना सुनिश्चित किया गया है, इस पर आपको पीड़ित होने की क्या आवश्यकता है? दूसरा आप जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को जो 21 लाख एकड़ जमीन जो उनको आई वो हमारी कृपा से नहीं है, नहीं बिल्कुल है, हमारी कृपा से नहीं आई, आपकी कृपा से आई, क्योंकि आपने जो कानून 2013 में बनाया उसके कारण बिना कागज बिना बही आप वक्फ ने जो कही वो जमीन कब्जा कर लिया। ठीक है, आपने मंदिर की जमीन कब्जा कर लिया, आपने गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करा दी, वो ये बिहार चुनावों पर है। क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल का, अभी बिल ही है चूंकि कानून नहीं बना है, इसका बिहार चुनाव पर असर होगा, और होगा तो क्या वो नकारात्मक होगा या सकारात्मक? बहुत नहीं, सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। पसमानदा समाज जो है एनडीए के पक्ष में खुलकर आएगा, मुस्लिम महिलाएं खुलकर आएंगी, और इस बार जो है मुसलमानों का वोट भी जो है जो इंडिया अलायंस है उसको नहीं मिलेगा, इसलिए तो बेचैन नहीं है। इनको पता है कि जिस तरह से वक्फ बिल के माध्यम से गरीबों का कल्याण, कौशल विकास की योजनाएं, बेघरों के लिए घर देने की योजनाएं, वक्फ की संपत्तियों के सदुपयोग का जिस तरह से प्रावधान है और जो सरकार करने जा रही है, उसके कारण जिन्होंने लगातार मुसलमानों का शोषण किया, ऐसे लोगों से मुस्लिम समुदाय भाग खड़ा होगा, यही तो भय है इनका। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, आपने मैंने कि जेडीयू ने जो सुझाव दिए थे वो सुझाव मान लेगा, अगर वो सुझाव मान लिए गए तो फिर आपके नेता नाराज क्यों रहे? सवाल ये है, और ये जो नाराजगी है ये बढ़ती क्यों चली जा रही है? कहां सब लोग मिलकर अपवाद को संवाद का कारण बना रहे हैं। कुछ जिला स्तरीय नेता, कुछ ऐसे नेता जिनको लगा कि भाई एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, शायद अभी इस्तीफा देंगे इस मुद्दे को लेकर तो मीडिया की सुर्खियां मिल पाएंगी, ऐसे 4-5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें कुछ लोग तो हमारे दल के है ही नहीं।
और इसी को एकदम आधार बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारी पार्टी के मुस्लिम समाज, अक़लियत समाज के नेता नाराज हैं। बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गलत बात है, हम इसका खंडन करते हैं। हमारी पार्टी की अक़लियत समाज के लोगों ने आज पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि किस मजबूती के साथ मुस्लिम समाज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा है। लेकिन अगर चलो मान लिया छोटे नेता, जिला स्तरीय नेता है अभिषेक जी, पर तो बात ही नहीं हो रही। तो ये एलजेपी आर में भी तो हो सकता था, वहां पर भी तो उनका संगठन भी है, तो उनके संगठन से तो ऐसी आवाज नहीं आ रही है, ऐसी नाराजगी नहीं दिख रही है जो आप में दिख रही है जेडीयू में। मैंने वही कहा ना कि सब कुछ के बावजूद बिहार में चर्चा का केंद्र हमारी पार्टी रहती है, चर्चा के केंद्र हमारे नीतीश कुमार जी रहते हैं। लोगों को लगता है कि इस तरह से उकसा करके भी इस तरह की घटना को अंजाम दे करके टीआरपी अगर मिल जाती है तो ले लेने दीजिए। अरे हमारी पार्टी उस विचारधारा में विश्वास रखती है जहां हम मंदिरों की भी घेराबंदी कराते हैं, कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी कराते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता कतई नहीं करते। कोई फैसला लेते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में तो मजबूती से और सख्ती से लेते हैं, इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि कौन क्या सोचेगा। और जरा देखिए ना कि इस आग में, इस कृत्रिम आग में बना करके घी का काम वो लोग कर रहे हैं जिनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि संसद से पारित कोई बिल, कोई कानून अगर है तो उसको सीधा उठाएंगे, अपने घर के डस्टबिन में फेंक देंगे। बिल्ली की एक एक्टिविटी बड़ी मजेदार होती है। बिल्ली जब चोरी से दूध पी रही होती है तो अपनी आंखों को मूंद लेती है, इस भ्रम में जीती है कि कोई उसको नहीं देख रहा है। तेजस्वी जी भी कमोवेश वैसे ही कर रहे हैं कि उस बिल को उठाएंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे और बिल समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। खुशफहमी में उनको जीना है, जीने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चित्ररंजन जी से 20 सेकंड में इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। मुझे बात करनी है, जब से बात कर राजीव जी 20 सेकंड। हाँ, चित्ररंजन जी से पॉइंट टू पॉइंट जवाब, पॉइंट टू पॉइंट। राजीव जी, अभिषेक जी दो सवाल उठाए कि नीतीश जी की लोग चर्चा करता है। नीतीश जी की कहाँ चर्चा होती है? अब तो नीतीश जी की कोई चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा तो 2005 से सत्ता में है। अरे तब से आप भी नीतीश कुमार जी का ही नाम ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे हैं, नीतीश कुमार जी वैसे हैं, अभी तो नीतीश जी का ही नाम ले रहे हैं ना। नहीं, क्यों सुनेंगे? इससे पहले नहीं, अरे इससे पहले मैंने बोला तो आप डिस्टर्ब कर रहे थे, और अब आपने मेरे नेता पर आक्षेप लगाया है। सुन लीजिए चित्ररंजन जी, अरे लालू जी की तो चर्चा इसलिए करनी पड़ती है, बिहार के काले इतिहास के जवाब दे। लालू प्रसाद यादव हैं, बिहार के काले इतिहास के जवाब दे लालू यादव हैं, और उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव जी को बिहार के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। चित्ररंजन जी लगा लीजिए माइक, फाड़ लीजिए गला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू जी के किए हुए कृत्यों को हम जनता के बीच लाकर रहेंगे, हमेशा जनता के बीच लाएंगे। आप लाख कोशिश करिए, एकदम करेंगे। अरे सामने आप ही खड़े हैं ना, सामने लालू जी ही खड़े हैं ना, सामने उन्हीं की पार्टी खड़ी है ना, हम तो उजागर करेंगे। आपको कितना भी बुरा लगे, लगने दीजिए। किस तरह से आपने अक़लियत समाज के लिए बिहार में इतना गंदा अरविंद जी को चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, अरविंद जी वातावरण को बिगाड़ करके रखा, जो जेडीयू के भीतर से आवाज आ रही है वो एलजेपी आर से तो कम से कम नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम आपकी संगठन में, मतलब आपके नेता ऐसे जो है नाराज हैं नहीं, लेकिन आपको फिर भी आरोप लग रहा है कि आप आरएसएस सर्टिफाइड हो गए, आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि बीजेपी के रंग में रंग गए एलजेपी भी। अरविंद जी देखिए, ऐसा है राजीव जी, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, हमारे पास पहले ही बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 50-55 साल की राजनीति रही है और कहीं किसी तरह का क्लॉट नहीं आया है, और ये एस्टेब्लिश ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब वक्त आया हम लोग अब माइनॉरिटी के साथ खड़े होते हैं, संविधान के साथ खड़े होते हैं, स्टैंड देते हैं। और यही क्या हो गया? बोले जा रहे, बोले जा रहे, चित्ररंजन जी पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं, थोड़ा उनको सुनिए, धैर्यपूर्वक उनको सुनिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी 3-4 महीने में चीजें सामने आ जाएंगी, चीजें रेगुलेट होंगी, भ्रष्टाचार हटेगा, वक्फ के जो डिस्प्यूट है वो कम होंगे, और प्रोसेस बिल्कुल क्लीन कर दिया है, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड का हम लोगों ने किया है, पूरे देश में किया कि नहीं किया। खाता भाई प्रॉपर्टी के कार्ड बन गए, खेतों की जमीनों के कार्ड बन गए हैं, तो अब डिस्प्यूट धीरे धीरे कम होंगे और ये मनमानी लेकिन बिहार चुनावों में मुस्लिम रहेंगे आपके साथ? बिल्कुल, मुस्लिम बाकायदा साथ हैं, उनको समझ आ जाएगी कि हाँ, जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है।
हम लोग मिसगाइड करने में यकीन नहीं रखते। डेवलपमेंट की बात करें, चाहे महिला बिल की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ की, भाई ये तो बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनके पास कोई मटेरियल नहीं है मेरे ख्याल से, इसीलिए ये बोले जा रहे हैं फालतू। कोई मतलब नहीं है, किसी चीज का कोई सिर पैर नहीं है इनके पास। चित्ररंजन जी, ऐसे धारा बोलने से आपकी बात आएगी नहीं, तो एक एक करके ना आपके पास भी तो आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं समय नहीं दे रहा हूँ, समय तो पूरा दे रहा हूँ, तो उनको उनका समय दीजिए। 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए अरविंद जी। नहीं, हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि इनके पास कोई मेरिट्स नहीं है। वक्त एक्ट में अब जो अमेंडमेंट किए उसमें क्या कमियां है उस पर ये बात नहीं करते हैं। ये सिंपल इधर उधर बात करेंगे और डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनके जो एक्ट में हमने भलाई के काम किए हैं, जो ठीक करने का, मिसमैनेजमेंट को दूर करने का काम किया है, वो सब बताएंगे और सारी चीजें 2 महीने में सामने आ जाएंगी। किसी चीज का कहीं कोई नहीं, हमारे नेता साफ, नियत साफ और काम करने का तरीका साफ। अतुल जी, चिराग पासवान ने भी ये कहा कि आप संसद के तमाम नेताओं की स्पीच उठा दीजिए, विपक्ष नेताओं की, कि सब भावनात्मक मुद्दों पर बात कर रहे थे, फैक्चुअली तर्कों पर बात बहुत कम नेताओं ने की। बस इसको एक ही शेर में बताता हूं, बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए एक ही उल्लू काम में था। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। राजीव जी सोचो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सेक्शन टू सेक्शन बात की है और मैंने क्लॉज वाइज बात की है, इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। आज ही ऑर्गेनाइजर नहीं, बीच में मत बोलना। चर्चा जान आपको शोभा नहीं देता, चर्चा जान शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता बीच में बोलना। अभी देखिए आज टेलीग्राफ की न्यूज है, आज टेलीग्राफ की न्यूज है, आज टेलीग्राफ की न्यूज है, टेलीग्राफ की न्यूज में ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजर आप समझदार आदमी हैं, लेकिन इस तरह की बातें ना करिए। आया है अगर आपके पास कोई मेरिट है तो चीज बताइए, कैसे इस बात में इतना गड़बड़ है, कैसे इसमें कोई दिक्कत है वो बताइए। अगर कोई है तो यू आर ए रिस्पेक्टेड पर्सन, मंदिरों की उसको भी डर है, आपको बात रखने का तरीका आना चाहिए। अरविंद जी, अतुल जी, ये उल्लू इत्यादि शब्दों का हम समर्थन नहीं करते हैं। आप प्लीज अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखिए, ठीक है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब लैंड लूटमार के जो गैंग में है शामिल हो चुके हैं। आज ही ऑर्गेनाइजर में लिख के आया है, इस तरह की बातें नहीं है, इसकी लैंड को भी टारगेट किया जाएगा। इस तरह की बातें मैं नहीं सुन पाऊंगा। ऑर्गेनाइजर को लेकर लूटमार गैंग हो गया, ये लूट ही रहे हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मंदिरों की लैंड लूट रहे और मठों से कैसे कमीशन लिया ये भी है। तो ये अपने दोस्तों को देने के लिए, धन्ना सेठों को देने के लिए लैंड खाली करवा रहे हैं। आदिवासियों की लैंड जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खाली हो रही ना, पूरा हसदेव जंगल तोड़ दिया, 60,000 पेड़ तोड़ दिए। क्या अतुल जी आपकी आशंका नहीं है? आप इंतजार तो कीजिए, अभी कानून बनने तो दीजिए, उसको लागू तो होने दीजिए, फिर आप देखिए तो सही। अब हो गया, अब क्या बचा है? राष्ट्रपति जी साइन नहीं करेंगे ऐसा लगता है? ये कोई तमिलनाडु से आया बिल थोड़ी है कि राष्ट्रपति जी वापस भेज देंगे। ये कोई जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और महिलाओं की सुरक्षा का शक्ति बिल था, जो अभी तक उन्होंने पास नहीं किया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने वो बिल पास किया था महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। ये बिल तो इन्होंने पास किया, बीजेपी ने, 100 का साइन हो जाएगा, उसमें क्या है? मैं तो सच्चाई सामने रख रहा हूं। ये जमीन की बात है, ये जमीन की बात है, ये डराने की बात है अल्पसंख्यकों को, और जमीन लूटने की बात है। देखो आज इनकी बारी है। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप डरा कर अपने जो चुनाव आने वाले विधानसभा के राज्यों में, वहां पर आप नई संभावनाएं तलाश रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक कैसे और ज्यादा आपके साथ रहे वो प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, हमने किसान बिल का जब विरोध किया तब तो भी चुनाव नहीं था, किसान बिल की वापस लिया, 12 मिनट में पास कर दिया था, विरोध किया था, 400 से 240 पे आए, इसलिए डिबेट हुई राजीव जी। नहीं तो डिबेट भी नहीं होती, सच्चाई लोगों के सामने है। अभी अरविंद चचा कुछ भी कह ले, लेकिन जो डिबेट हुई है, गोगोई जी ने जो बात रखी है, इमरान प्रताप रेड्डी ने जो बात रखी है, गूंज रही है, सब जगह गूंज रही है। और कौन कौन झूठ बोला है एक ही बात, एक ही फ्रेम में। अमित शाह जी कहते हैं, यह बताइए कि फिर सीए पर क्या आपने झूठ बोला था? सीए पर जो विपक्ष कह रहा था वो सब तो कुछ हुआ नहीं क्या? सीएए पर तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो सीए पर वही तो संसद में भी कहा गृह मंत्री ने कि आप सीए को लेकर भी तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आशंकाओं पर बात क्यों कर रहे हैं? जो लोग कहते थे 3 करोड़ लोग बाहरी है, फिर 1 करोड़ 40 लाख पे आ गए, फिर 70 लाख पे आ गए, फिर 39 लाख पे आ गए। प्रेम शुक्ला जी, जो इस समय के प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन जी। देखिए, साफ तौर पर झूठ बोलना और झूठ को बारंबार बोलना और बाकी विपक्ष सत्ताधारी दलों के बारे में लगातार गालियां देना, उल्लू गधा गीदड़ जैसे शब्दों का प्रयोग करना। भाई, उल्लू गधा गीदड़ सब जो है वो कांग्रेस के अभयारण्य में टहलते हैं। कृपा करके जो भाषा की मर्यादा रखें और एक स्वस्थ बहस की जा सकती है। सीधा प्रश्न पूछा गया कि आप उस बिल में कौन सा प्रावधान है और किस प्रावधान से जो है मुसलमानों की वक्फ की जमीन चली जाएगी,
पूरे राज्यसभा में 13 घंटों की बहस, लोकसभा में 13 घंटों की बहस, 26 घंटे की बहस में आप याद करके बता दीजिए कि विपक्ष के किस नेता ने उस प्रावधान का जिक्र किया। कोई प्रावधान का जिक्र नहीं है, यहां वहां की बातें हैं, लेकिन किस प्रावधान से मुसलमानों से वक्फ की जमीन छीन जाएगी वो प्रावधान बता दीजिए ना, अभी बता दीजिए। 10 सेकंड लगेगा आपको, बता दीजिए, बताइए ना, एक बता दीजिए ना, अभी बता दीजिए कौन सा प्रावधान है, कौन सा प्रावधान है, किस प्रावधान से चली जाएगी। आप ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, चिचियाने लगते हैं, इनके साथ संकट नहीं है, चिचियाने के अलावा कुछ नहीं है। बता दीजिए ना कौन से प्रावधान में है, बिल के किस प्रावधान में मुसलमानों के हाथों से वक्फ की जमीन चली जाएगी, अभी बता दीजिए ना। अरे भैया आपने क्या लैंड के साथ आप सभी को रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप दंगल का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। आज के लिए दंगल में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।